हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल MBA इजी। आज हम लोग वेरिएशन डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वी हैव डिस्कस्ड। टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो वेरिएशन होता क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। पहले एकदम सिंपल एग्जांपल है, वेरी कॉमन सेंसिकल एग्जांपल। लेट्स से अगर हम कहें कि जैसे मान लो कि कहता है 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स का कॉस्ट मान लो कि अगर है लेट्स से 28 रुपीज, है ना। तो हम क्या कहेंगे, एक एप्पल का कॉस्ट क्या होगा, एक एप्पल का कॉस्ट हो जाएगा 7 रुपीज, है कि नहीं। और अगर मैं कहूँ 8 एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा, तो 8 एप्पल्स का कॉस्ट हो जाएगा 56 रुपीज। कॉमन सेंसिकल बात है, यूनिटरी मेथड से आप लोग आसानी से समझ सकते हो इसको। कहने की बात क्या, समझाना क्या चाह रहे हैं ये समझो। देखो नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने 4 से 1 किया तो कितना कर दिया, 1/4। तो मेरा प्राइस भी कितना हो गया, 1/4। दिस इज 28/7, है कि नहीं। प्राइस भी हो गया 1/4। अगर मैं नंबर ऑफ एप्पल्स को डबल कर रहा हूं, इधर मैं 4 से 8 किया यानी 2 टाइम्स कर दिया, तो मेरा जो प्राइस है वो भी कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स। यानी मैं कह सकता हूं कि प्राइस और नंबर ऑफ एप्पल्स में एक डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एप्पल्स को जिस तरह से चेंज करेंगे प्राइस भी उसी तरीके से चेंज होगा। यानी नंबर ऑफ एप्पल्स को अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो प्राइस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ एप्पल्स को हम 1/4 कर दें तो प्राइस भी 1/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ एप्पल्स। प्राइस ऑफ एप्पल्स विल बी वेरीज डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एप्पल्स। जितना गुना हम प्राइस नंबर ऑफ एप्पल्स को चेंज करेंगे उतने ही टाइम्स हमारा प्राइस भी चेंज होगा। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वेरिएशन, वेरी सिंपल एग्जांपल। वी कैन से दैट प्राइस डायरेक्टली वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये जो साइन है दिस इज लाइक दिस, इसका मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या वेरीज विथ। सो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एप्पल्स या प्राइस वेरीज विथ डायरेक्टली विथ नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल टाइप का वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन में बेसिकली हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 2 क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो एक क्वांटिटी को अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा क्वांटिटी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यही वेरिएशन होता है। We try to study how one quantity varies with respect to other quantity, with respect to change in other quantity. That is what we discuss in variation. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सिंपल से एग्जांपल से समझा कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है नंबर ऑफ एप्पल से। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें कि एक डिस्टेंस है मान लो कि 160 किलोमीटर, जिसको कि एक कार ट्रेवल कर रहा है एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड होगा तो कितना टाइम लगेगा इस केस में, इसमें टाइम लगेगा 4 आवर्स। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 160 किलोमीटर कवर कर लेगा। अगर मैं स्पीड को हाफ कर दूं, 20 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो मैं देख सकता हूं 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है कार, तो 8 आवर्स लगेगा उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में। सिमिलरली अगर मैं स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं, ठीक है, तो 1 घंटे में 80, तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी कार। तो यहां पे भी मैं देख सकता हूं टाइम ऑफ ट्रैवल इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, बट हियर द रिलेशन इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनवर्स। कैसे, अगर मैं स्पीड को हाफ कर रहा हूं तो टाइम डबल लग रहा है। अगर मैं स्पीड को 40 से 80 यानी डबल कर रहा हूं तो टाइम 4 से 2 यानी हाफ हो जा रहा है। सो हियर द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो जब डिस्टेंस सेम होगा, सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, तो स्पीड को मैं अगर डबल करूंगा तो मेरा टाइम आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। स्पीड को मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो टाइम 1/3 लगेगा। स्पीड को 1/4 कर दूंगा तो टाइम 4 टाइम्स लगेगा ज्यादा, लाइक दैट। सो यू कैन से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं स्पीड टू द पावर -1।
-1 का मतलब 1 बाई स्पीड, 1 बाई स्पीड मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये दो बहुत सिंपल टाइप के वेरिएशन हो गए, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, इसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। बट इन जनरल कोई भी क्वांटिटी ए अगर बी पे डिपेंडेंट है तो कुछ भी हो सकता है, ए कैन बी प्रोपोर्शनल टू एनी पावर ऑफ बी, बी का पावर एन कुछ भी हो सकता है। एन अगर 1 हुआ तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, एन अगर -1 हुआ तो उसे हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। बट इन जनरल ए कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू बी इन एनी फैशन। बी का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3, 2/3, 4/3 कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। सो दिस कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर। ओके, सो वेरिएशन में हम लोग यही देखते हैं कि दो क्वांटिटी ए और बी अगर डिपेंडेंट है तो ए बी से किस तरह से डिपेंडेंट है, हाउ ए वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इन जनरल ए कैन वेरी विथ रिस्पेक्ट टू बी नो इन एनी फैशन। बी का पावर एन कुछ भी हो सकता है, एन कैन बी 1, एन कैन बी -1, एन 1 होगा तो डायरेक्ट, -1 होगा तो इनवर्स, बट एन का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ नो वेरिएशन। और जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप हटाते हो तो यहाँ पे आपको एक के देना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बदलता नहीं है, ए और बी चेंज हो सकते हैं लेकिन के का वैल्यू हर केस में क्या होगा, सेम होगा। नो, ये चेंज नहीं होगा। अब बोलोगे ये है क्या के, मुझे कैसे समझ में आएगा के क्या है? इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में मुझे के समझ में आ रहा है। जैसे देखो 1 यूनिट का जो कॉस्ट होगा वही जनरली के होता है। जैसे देखो 4 एप्पल्स का कॉस्ट है कितना, 28 रुपीज, तो 1 एप्पल का कॉस्ट कितना है, 7 रुपीज। तो एक एप्पल का कॉस्ट 7 रुपीज है, तो 2 एप्पल का कॉस्ट क्या होगा, 2 × 7। 3 एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा, 3 × 7। सो लाइक वाइज इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अगर n एप्पल्स है तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 7 टाइम्स n। So we can say cost is equal to 7 times n. n क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स, cost is equal to 7 times n। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हुआ, 7। नो, सी cost is equal to 7 times number of apples। तो we know that price या cost is directly proportional to number of apples। और होगा क्या, price is equal to 7 times number of apples। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के जगह हम इक्वल टू लगा रहे हैं तो नंबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, 7 है। सिमिलरली इस एग्जांपल में आप देखो, वी कैन से वी नो दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर मुझे लिखना होगा टाइम इज इक्वल टू, तो ये इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट होगा क्या, 160 बाई स्पीड। इसमें भी देख सकते हो टाइम इज इक्वल टू 160 बाई स्पीड। कैसे, अगर स्पीड 40 है तो 160 बाई 40 4 आवर्स लगेगा, 20 है तो 160 बाई 20 8 आवर्स लगेगा, 80 है तो 160 बाई 80 2 आवर्स लगेगा, लाइक दैट। सो इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो गया आपका, 160 यानी डिस्टेंस हो गया। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहता है, टी और एस बदल सकता है, बट कांस्टेंट अगर हमने डिस्टेंस फिक्स कर दिया है 160 तो यही मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हुआ। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, 7 रुपीज, विच इज प्राइस ऑफ 1 एप्पल। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। ए और बी आप चेंज हो सकता है, ए बदलेगा तो बी बदल जाएगा, या बी को चेंज करेंगे तो ए अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, बट द के वैल्यू ऑफ के विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेट ऑफ 2 डिपेंडेंट क्वांटिटीज ए एंड बी। ओके, आई होप ये बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा। वेरिएशन का मतलब है कि ए दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ए को चेंज करने पे बी कैसे चेंज होगा, यही हम समझते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसमें समझते हैं। अब ये वेरिएशन दो तरह का हो सकता है, एक होता है सिंगल वेरिएशन और एक होता है ज्वाइंट वेरिएशन। सिंगल वेरिएशन एंड ज्वाइंट वेरिएशन। तो सिंगल वेरिएशन क्या होता है, पहले इसको समझो। अभी हम लोगों ने देखा था कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि ए को चेंज करने से बी चेंज होगा या बी को चेंज करने से ए चेंज होगा, तो वी से दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू बी इन सम फैशन, आई डोंट नो। एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो, -1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, बट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पे दो ही क्वांटिटीज है, यानी कि जो क्वांटिटी ए है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली वन क्वांटिटी बी, है ना। सो जब एक क्वांटिटी किसी एक ही दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिंगल वेरिएशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वांटिटी साइमल्टेनियसली कई सारे क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होता है, तो उस केस में उस वाले को हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन।
जैसे समझो एक एग्जांपल, जैसे मान लो कह देगा कि A इज डिपेंडेंट ऑन B, C एंड D। मान लो कि A एक साथ B पे भी डिपेंडेंट है, C पे भी डिपेंडेंट है और D पे भी डिपेंडेंट है। तो जैसे मान लो कहता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कहता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ B इफ C एंड D आर कांस्टेंट। अगर C और D कांस्टेंट है। फिर कहता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C व्हेन B एंड D आर कांस्टेंट, एंड A इज प्रोपोर्शनल टू D टू द पावर 3 व्हेन B एंड C आर कांस्टेंट। ठीक है, तो B एंड C आर कांस्टेंट, ऐसा दे दिया। तो A का वेरिएशन B से भी बता रखा है, C से भी बता रखा है और D से भी बता रखा है। तो A प्रोपोर्शनल है B के स्क्वायर से जब C और D कांस्टेंट है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के जब B और D कांस्टेंट है, और A प्रोपोर्शनल है D क्यूब के जब B और C कांस्टेंट है। तो जब किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो आप इन तीनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं। वी कैन से दैट A इज प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर अपॉन C, और ये D क्यूब ऊपर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे आ जाएगा। सो B स्क्वायर D क्यूब अपॉन C। सो A इज प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर इंटू D क्यूब अपॉन C। और जब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आ जाएगा A इज इक्वल टू K टाइम्स विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंटू B स्क्वायर इंटू D क्यूब अपॉन C। सो दिस विल बी योर रिलेशन, और इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। क्यों ज्वाइंट वेरिएशन? बिकॉज A इज ज्वाइंटली वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू B, C एंड D। A एक से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है ज्वाइंट वेरिएशन। A अगर एक ही क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा तो उसे हम कहते हैं सिंगल वेरिएशन। तो वेरिएशन में जब क्वेश्चन आएगा कैट में या किसी भी दूसरे MBA एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएशन, क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कैसे होंगे वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट अभी मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात समझा रहा हूं कि दो तरह का वेरिएशन हो सकता है, सिंगल एंड ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट वेरिएशन भी कभी कभी दूसरे ढंग से भी होता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन वाला दिया, ये तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है ना, B स्क्वायर इंटू D क्यूब इंटू 1/c। B, C एंड D आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, B स्क्वायर इंटू D क्यूब इंटू 1/c, है ना। कभी कभी थोड़ा अलग ढंग से भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कहेगा कि A इज प्रोपोर्शनल टू B प्लस C, A इज प्रोपोर्शनल टू B प्लस C। अब यहाँ पे इनटू में नहीं है, किसमें है? प्लस में है। सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B प्लस C ऐसा कह देगा, या B स्क्वायर प्लस C क्यूब, कुछ भी दे सकता है। मैंने B प्लस C लिया है, कुछ भी हो सकता है। मैंने 2 लिया है, 3 भी हो सकता है। B प्लस C माइनस D, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। और मान लो फिर कहता है B इज प्रोपोर्शनल टू D एंड C इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, मान लो ऐसा कहता है, और तब मुझे इनको कंबाइन करके लिखना हो, है ना। तो कैसे लिखेंगे? तो यू नो दैट B इज प्रोपोर्शनल टू D, तो यहां से मैं कह सकता हूं B इज इक्वल टू K1 टाइम्स D, K1 टाइम्स D। और C इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K2 टाइम्स D स्क्वायर। देखो आप सेम कांस्टेंट नहीं दे सकते हो। अगर एक वेरिएशन है तो उसके जगह उसमें एक कांस्टेंट आएगा K1, दूसरा वेरिएशन है तो इसमें दूसरा आपका कांस्टेंट आएगा विच इज K2। वी कैन नॉट हैव K1 एंड K2 इक्वल। वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इन जनरल हम लोग इसको अलग अलग मानते हैं, K1 और ये हो गया K2। अब ये जो B की वैल्यू है और C की वैल्यू है, आप उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। A विल बी प्रोपोर्शनल टू, B की जगह हम डाल सकते हैं K1 टाइम्स D, है ना, और C की जगह हम डाल सकते हैं K2 टाइम्स D स्क्वायर, राइट। और अब फिर से आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट फिर से देना पड़ेगा। तो लेट से एक आपने कांस्टेंट दिया K, तो K इंटू K1 टाइम्स D प्लस K2 टाइम्स D स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू, अब देखो K इंटू K1, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक कांस्टेंट ही होगा।
तो k इंटू के वन को अगर हम लोग मान लें C1 तो C1 इंटू डी प्लस k इंटू के टू को अगर हम लोग मान लें C2 तो ये हो जाएगा C2 टाइम्स डी स्क्वायर। ये दोनों C1 और C2 भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो k इंटू के वन इज अ कांस्टेंट, सो C1 इज अ कांस्टेंट। k इंटू के टू इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, सो C2 इज अनदर कांस्टेंट। तो मेरा फाइनल रिलेशन ये हो जाएगा। अब a और d में मुझे एक रिलेशन मिल गया। सो दिस होल थिंग, दिस थ्री स्टेटमेंट्स कैन बी सिंप्लीफाइड एंड क्लब टुगेदर लाइक दिस। इसको हम इस तरीके से क्लब कर सकते हैं। अब अगर a और d में से कुछ भी एक दिया है, कांस्टेंट मालूम है, तो दूसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे दो था, दो टर्म का प्लस था इसलिए दो कांस्टेंट आया। अगर यहाँ पे तीन टर्म होता प्लस या माइनस में तो यहाँ इवेंचुअली हमारे पास तीन कांस्टेंट होते। तो जितने टर्म्स प्लस में होंगे उतने ही हमारे अलग अलग कांस्टेंट आएंगे फाइनल हमारा एक्सप्रेशन में। यहाँ दो टर्म था तो दो आया। इससे पहले वाला एग्जांपल में एक ही टर्म में सारे मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म में था तो इसलिए एक ही कांस्टेंट आता था। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, दो कांस्टेंट आएगा। अगर तीन होगा तो तीन कांस्टेंट आएगा, चार होगा तो चार कांस्टेंट आएगा, इस तरीके से। तो ये सब कुछ वेरिएशन के टाइप्स हैं डिफरेंट। ज्वाइंट वेरिएशन, सिंगल वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन में भी एक ही टर्म होगा या अलग अलग सम टर्म्स का सम होगा या डिफरेंस होगा। इस तरह से वेरिएशन पे बेस्ड ये सब बेसिक आइडियाज हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा? सो जनरली क्वेश्चंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो। और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है कि आपको वेरिएशन पता रहेगा क्वेश्चन में ही कह देगा कि क्वांटिटी ए वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू क्यूब ऑफ बी। तो आपको पता रहेगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, है ना। और उसके बाद जैसे मान लो कहेगा कि क्वेश्चन में ए वेरीज डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू बी क्यूब, है ना। तो आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू के इंटू बी क्यूब। कॉन्स्टेंट होता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा के इंटू बी क्यूब। अब ए और बी का वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि व्हेन बी इज इक्वल टू 2, है ना, a is equal to 24। बोलेगा b is equal to 2 तो a है 24। और पूछेगा कि फाइंड a if b is equal to 3, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? a is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ b। अगर b की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू 24 होगी। तो a की वैल्यू बताइए अगर b का वैल्यू 3 है। तो ये क्वेश्चन में दे देगा। वेरिएशन आपको पता है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वेरिएशन मुझे पता रहता है, क्वेश्चन में ही दे देगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। तो आप ये एक्सप्रेशन लिख लोगे a इज इक्वल टू के टाइम्स बी क्यूब। और इसमें आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज a और b का दे रखा है, इससे हम k निकाल लेंगे। k कैसे निकालेंगे? जैसे आप देखो, इसमें b का वैल्यू 2 डालो तो a का वैल्यू 24 है, तो इसमें डाल दो a और b की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो a की वैल्यू है 24, सो 24 इज इक्वल टू k टाइम्स बी क्यूब। b कितना है? 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। सो आपको एक जो सेट ऑफ वैल्यू दिया हुआ है a और b का, इसके हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकाल लिए? k की वैल्यू, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू निकाल लिए। अब आपको कांस्टेंट पता चल गया, आप यहाँ पे डाल दो। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया? a इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, तो 3 इंटू बी क्यूब। अब मुझे मालूम चल गया, मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मालूम चल गया। अब पूछा है कि a की वैल्यू बताइए जब b की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो b का वैल्यू 3 यहाँ डाल देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो बदलता नहीं है। a और b बदलता है लेकिन कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। तो एक बार जब कांस्टेंट मुझे मालूम चल गया कि 3 है तो यही 3 यहाँ पे भी रहेगा। अब b का वैल्यू, अब a और b में से कोई भी एक देगा तो मैं दूसरा निकाल सकता हूँ। b की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 3। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी? तो b का वैल्यू 3 यहाँ डाल दो। तो a विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब, यानी कि 3 का पावर 4, यानी कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। सो एक टाइप का क्वेश्चन, और जो ज्यादा आता है 90% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जहां पे वेरिएशन दिया रहेगा और आपको पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू निकालना होगा, जैसे हम लोगों ने यहां निकाला था। एक बार आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू निकाल लिया तो फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वेरिएशन मालूम है, आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पहले निकालना है, k की वैल्यू निकल गया तो फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको वेरिएशन पता नहीं रहता है, यही नहीं पता रहेगा कि क्या है ना। लिख देगा a वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू b इन सर्टेन फैशन, इन सर्टेन ऑर्डर, बट वो क्या है वो दिया हुआ नहीं रहेगा।
और उसके बाद आपको इवेंचुअली यही पता करना होगा कि ए बी के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है। आपको निकालना होगा ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है या बी क्यूब है या क्या है, यही मुझे पता करना होता है। सो दो है और ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का रिवर्स है। एक में वेरिएशन मालूम है और के निकालना होता है, एक में वेरिएशन ही पता नहीं रहता है, वही हमें निकालना होता है। सो यही दो टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो दूसरा टाइप है उसका एग्जांपल हमने नहीं लिया है, विल डिस्कस दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेटर ऑन इन द सब्सीक्वेंट वीडियो, बट आई होप आपको बेसिक्स ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया है। बेसिक्स यही है और अगले वीडियो में हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू आर फाइंडिंग वैल्यू आउट ऑफ दीज वीडियोस, make sure that you subscribe and like our channel and also try to spread this among fellow CAT aspirants. Okay, thank you guys, thank you for watching.